हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम हम लोग का होने वाला है उसको लेकर के मैंने आपको बता दिया है कि एग्ज़ाम का डेट आपका कब है। एक्सपेक्टेड डेट आप जा कर के देख लो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है। आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, और ऐसा प्रैक्टिस सेट नहीं जो यूट्यूब पे कराए जाते हैं। हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में आने के काफ़ी ज़्यादा चांस रहेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा। वैसे ही क्वेश्चन को मैं ला करके आप सभी के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन की जगह पे 4-5 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। बहुत अच्छे से डिस्कशन मैं करूँगा और आपको यहीं पे याद करवा दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं बता नहीं सकता, किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में और मोस्टली बिहार के किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो बिहार दरोगा या बिहार एसएससी का जो भी प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हुआ है, या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, या बिहार सिपाही का एग्ज़ाम हो, या बिहार में जो भी मद्य निषेध वगैरह का एग्ज़ाम होता है, मतलब कि बिहार के जो भी एग्ज़ाम होते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में, उस सभी एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर जो बार बार रिपीट हुआ है वैसे ही क्वेश्चन को मैं इंक्लूड किया हूँ, ठीक है। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिहार इसी के इर्द गिर्द से क्वेश्चन पूछता है। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि भारत का जो, एक मिनट, हाँ, विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था। पूरे विश्व में प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव। तो लिंग साहित्य महोत्सव क्या है? लिंग साहित्य महोत्सव का मतलब हुआ कि लिंग मतलब कि पुरुष और महिला दोनों एक साथ मिलकर के साहित्य के फील्ड में आगे बढ़े, इसमें कोई असमानता न हो, ठीक है। पुरुष और महिला को लेकर के जो धारणाएं बनी हुई थी कि महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती है, हर फील्ड में महिलाएं आगे नहीं बढ़ कर के काम कर सकती है, लेकिन अब वो विपरीत होते जा रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो लिंग साहित्य महोत्सव जो कि महिला विकास मंच है बिहार की, उसी उन्होंने करवाया था। और ये जो था विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अपने बिहार के पटना में ही करवाया गया था अप्रैल 2017 में। कब? अप्रैल 2017 में करवाया गया था ये, ठीक है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के रह गया है। बाहरी आवाज़ अगर आपको आ रही है तो सॉरी, ठीक है, मैनेज करना है। तो विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव का कब आयोजित किया गया था? तो अप्रैल 2017 में। कहाँ पे? तो पटना में आयोजित किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है, पटना में और अप्रैल 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 33वें ग्रीष्मकालीन, इससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इस बात को आप लोग ध्यान देना, ठीक है। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाएगा, ठीक है। 32वां ग्रीष्मकालीन हाल ही में 2020 में हुआ था। 2020 में, हाल ही में नहीं कर सकते हैं, 2023 चल रहा है, तो 2020 में जो हुआ था 33वां, ठीक है, वो हुआ था आपको शायद टोक्यो में हुआ था। कहाँ पे? टोक्यो। टोक्यो पंजाब में, सॉरी, जापान में है, ठीक है। तो टोक्यो में हुआ था 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनते हैं और बहुत ही प्रोबेबिलिटी है कि इसका क्वेश्चन बने, क्योंकि 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है और 33वां ग्रीष्मकालीन होने वाला है 2024 में। तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि 33वां ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है वो पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में आयोजित किया जाएगा। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, तो पेरिस में ही आयोजित किया जाएगा 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में। 2024 में ही आपका एग्जाम भी होगा और 2024 में ये चीज़ें आने का बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो 33वां ग्रीष्मकालीन पेरिस में। लेकिन क्या है कि अब क्या है कि एग्जाम में क्या है, एग्जामिनर अब इस तरीके का क्वेश्चन सेट करने लगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में कुल मिलाकर कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन हो चुका है। तो आपको मैं बता दूं, भारत में एक बार 1951 में और एक बार 1982 में हुआ था, ठीक है। ये 2 बार भारत में टोटल क्या है, ग्रीष्मकालीन खेल का आयोजन किया गया था, 1951 में और 1982 में। ये सब चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो 1951 और 1900, भारत में कुल अभी 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जा चुका है। तो और पेरिस में, ठीक है, 2024 में होगा। हो सकता है 2028 का पूछ दे, ठीक है, 2028 का। 24 के बाद 2028 में होगा। 34 के बाद तो ये हो जाएगा यूएसए, अमेरिका में, ठीक है। अब कहाँ होगा नहीं पता, लेकिन यूएसए, अमेरिका के किस शहर में होगा नहीं पता है, लेकिन ये कंफर्म है कि यूएसए में होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। तो देखो 32वां हुआ था टोक्यो जापान में, 33वां पेरिस में और 34वां 2028 में होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। और भारत में 1951 और 1982 2 बार हो चुका है इस खेल का आयोजन। तो ये इंपॉर्टेंट था, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था मैंने करवा दिया आपको। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। लोहा जो है किसी न किसी खनिज द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, चूने का पत्थर, पिच ब्लेट, मोनाजाइट, हेमेटाइट। आप बताइए इसमें से किसका आंसर, कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये लग रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि जो लोहा है वो लोहा हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट अयस्क से लोहा प्राप्त किया जाता है। डिटेल में इस सब के बारे में मुझे नहीं पता है, तो सॉरी, आप लोग जाकर के देख लेना, लेकिन हेमेटाइट से ही प्राप्त किया जाता है लोहा। आगे, भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। समुदाय विकास योजना शुरू करने वाला भारत विश्व का पहला देश था। ठीक है, समुदाय विकास योजना क्या है? सामुदायिक विकास योजना का मतलब हुआ ग्रामीण स्तर पे जो भी भौतिक संसाधन हमारे पास, भारत के पास उपलब्ध है, उस भौतिक संसाधन का ग्रामीण लोगों को उससे लाभ पहुंचवाना, ग्रामीण लोगों को उससे सुविधा दिलवाना, है ना। तो समुदाय विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये महात्मा गांधी का जो मनाया था 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी जी का जयंती, उसी 2 अक्टूबर को। और मैं बता दूं 50, 51, 52, हाँ 2052, 1 मिनट, हाँ ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर 1952 को। कब? 2 अक्टूबर 1952 को भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत की गई थी। और ये विश्व का पहला ऐसा देश बना भारत जो समुदाय विकास योजना को शुरू किया था। तो इसको इम्पोर्टेंट है, इसलिए याद करके रखना है। ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। अगला क्वेश्चन देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। वन्य जीव संरक्षण मतलब वह हमारे पर्यावरण को मेंटेन रखने के लिए, वहाँ के पर्यावरण में पेड़ पौधों को, वहाँ के वन्य जीव में जो भी वन्य जीव है, पक्षी जो लुप्त हो रहे हमारे जो भी जानवर हैं, उस सभी को संरक्षित रखने के लिए, उस सभी को रहने का प्रबंधन करने के लिए, ठीक है, उसकी देखभाल करने के लिए, उसका जो तेज़ी से विलुप्त हो रहे थे उसको लेकर के 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। उसके बाद भारत का पहला वन्य जीव संरक्षण परियोजना क्या होता है? उस परियोजना के तहत उस पर टारगेट करके काम किया जाता है। ठीक है, तो एक परियोजना, जो पहला परियोजना था 1972 के बाद भारत सरकार द्वारा जो लाया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसके बाद पहला परियोजना का जो नाम है वो टाइगर परियोजना ही है। बाघ को लेकर के पहली बार 1973 में एक परियोजना बनाया गया, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण परियोजना। और टाइगर, बाघ के हो रहे हैं विलुप्त गए, और बाघ के जो प्रजाति थी उस प्रजाति के विलुप्त हो रहे हैं चीज़ों संकट को देख करके भारत सरकार ने इस परियोजना को शुरू किया था। ठीक है, उसका गिर जो है, ये गिर सिंह जो है, ये ज़्यादातर करके एक हिम तेंदुआ है शायद, और ये अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के चंबा जिले में और दाची गांव जैसे करके है गिर, इस यहाँ पे ज़्यादा करके पाया जाता है गिर। ज़्यादा डिटेल में मुझे इसके बारे में शायद नहीं पता है। राइनो ये जानते ही हो गए, राइनो नेशनल पार्क। हंगुल एक क्या है? हंगुल जो है जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है शायद, राजकीय जानवर। हंगुल एक क्या है? लाल हिरन है। ठीक है, लाल हिरन है, इसी का नाम हंगुल है, और ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये तो क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट ये पूछ लेता है एग्जाम में, मैंने देखा है पूछा हुआ एग्जाम में। तो भारत के कुल कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 7, 8, 9, 10। तो ये सबको पता होना चाहिए, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप कैसे याद रखोगे उसमें मैं बता देता हूँ। आप मैप अगर बार बार देखते हो तो आपको याद होगा। यहाँ पर मैंने मैप को मेंशन कर दिया है। भारत के देखो कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है, देखो यहाँ से मैं बताता हूँ, ये ऐसे करके कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये देखो सच बता रहा हूँ, जैसे मैंने ड्रॉ किया है सेम यहीं से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब देखो कहाँ कहाँ ये गुजरती है, किसके से? गुजरात। ठीक है, गुजरात। उसका देखो यहाँ पे राजस्थान को भी रेड कलर वाला को पकड़ रहा है, 2 हो गया। तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, और ये बीच में बांग्लादेश आ जाता है, तो भारत के बात मैं कर रहा था, तो छठा ये हो गया। 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। ठीक है, भारत के कुल किस किस राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? तो गुजरात हो गया, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बीच में बांग्लादेश पड़ता है, तो मुझे उससे मतलब नहीं है। अगला त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम। याद रखना है आपको, भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा, मिजोरम। इसको याद रखना है आपको। मैप पे देखोगे तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र के तट से है, तो ये भी आपको क्या करना है, मैप में ही देखना है। भारत के कितने राज्य समुद्र तट के किनारे, क्योंकि भारत जो तीनों तरफ से ऐसे ऐसे करके भारत तीनों तरफ से समुद्र से ही घिरा हुआ है, ठीक है। तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, मतलब इस साइड भी, इस साइड भी, ठीक है, इस साइड भी, ठीक है, तीनों साइड। और ऊपर ही सिर्फ स्थलीय भाग है, ठीक है। वो भी पठार पहाड़ इस साइड है, जैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया, ये सब क्या है, बड़े बड़े पहाड़ वहाँ पे है। तो भारत चारों तरफ से कुछ न कुछ चीज़ों से घिरा हुआ है, और ये अच्छी बात है। चलिए, तो भारत के कुल कितने राज्य समुद्र तट से पर स्थित है, तो भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट पर स्थित है। इसको याद रखिएगा, भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट पे स्थित है। तो ये याद करना है, बिल्कुल याद नहीं करना। आप मैप देखते रहो ना, मैप देखो यहाँ पे, मैप आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है आपको गुजरात। एक मिनट, यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा मैप को छोटा करते हैं। एक मिनट, हाँ, अरे यार, देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है, सबसे पहले ये गुजरात, ठीक है। यहाँ पे तो पाकिस्तान वगैरह आ जाएगा। गुजरात है सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा तटीय क्षेत्र जो सीमा साझा करता है, मतलब सबसे लंबी जो तटीय रेखा है वो गुजरात की है, ठीक है। गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश की। सबसे पहले गुजरात फर्स्ट हो गया, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटका, ठीक है, 4 हो गया। पाँचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और 9वां पश्चिम बंगाल। कितना है, 9 राज्य। देख रहे हो, समुद्र पूरा समुद्र ही है, पूरा सी है, यहाँ से यहाँ तक, तीनों तरफ से, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक। और देखो इसके साइड में कौन कौन से स्टेट है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। टोटल 9 राज्य है जो समुद्र के तट पे है, ठीक है। और सबसे बड़ा समुद्री तट अगर साझा करता है तो गुजरात है, दूसरे नंबर पे क्या है, और आंध्र प्रदेश। और सबसे छोटा, अगर सबसे कम, तो सबको पता है गोवा, एकदम गोवा छोटा सा है। गोवा का बीच आप लोग जानते ही हो सॉन्ग। आगे, भारत के कितने राज्य समुद्र के तट पर स्थित है, भारत के कितने राज्य समुद्र के तट पर स्थित है। तो सॉरी, हम लोगों ने ये किया है, भारत के कितने राज्य समुद्र के तट पर स्थित है, तो ये हम लोगों ने किया है यहाँ से, ये तो अभी कर ही रहे थे, चलो सॉरी। तो ये देखो, भारत में टोटल जो भारत का टोटल बाउंड्री है, जो यहाँ गुजरात से लेकर के शुरू होता है, ऐसे करके करते 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 यहाँ पश्चिम बंगाल तक जो जाता है, 9 राज्य जो समुद्र के तट पर है, टोटल कितना किलोमीटर तक है, तो 7516.6 किलोमीटर है। कितना, 7516.6 किलोमीटर। भारत में 7516.6 किलोमीटर की तट रेखा है। तट रेखा मतलब समुद्र के तट का जो भी इलाका है, टोटल 7516 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में 9 राज्यों में एक समुद्र तट है, ठीक है। वे राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है। 2 केंद्र शासित प्रदेश भी है। अगर पूरे मिलाकर के राज्य की बात किया तो यह केंद्र शासित प्रदेश 2 है, दमन और दीव और पांडिचेरी। ये दोनों क्या है, समुद्र तट से लगता है, दमन और दीव और पांडिचेरी। पांडिचेरी का पांडिचेरी ही है, दमन और दीव का दीव, दमन और दीव दादरा और नगर हवेली, ये दोनों का एक कैपिटल है दीव, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में कुल 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली का दीव हो जाएगा, पांडिचेरी का पांडिचेरी होगा। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, दिल्ली का दिल्ली हो जाएगा, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही होगा। जम्मू कश्मीर का 2 है, जम्मू है और श्रीनगर है, और लद्दाख का लेह हो जाएगा, ठीक है। ये 8 हमारा क्या केंद्र शासित प्रदेश है। गुजरात में देखो, ये सब चीज़ें मैंने बता दिया है, फिर भी लिख दिया हूँ यहाँ पे। गुजरात में भारत की सबसे लंबी तट रेखा और यह समुद्र तट अरब सागर से घिरा हुआ है। भारत सरकार के बंदरगाहों और आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार के बंदरगाहों और समुद्र तटों को आधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार की सागरमाला परियोजना, यहाँ पे देख सकते हो, भारत सरकार ने समुद्र की साइड में बंदरगाह जो भी है हमारे, उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए उसका सागरमाला परियोजना शुरू किया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, करंट अफेयर्स है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है, सागरमाला परियोजना। अगला क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। भारत, आपको पता होगा कि भारत चीन को पीछे छोड़ करके जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे है। तो पूरे विश्व में अगर देखा जाए, पूरे विश्व से कंपेयर किया है तो भारत का कितना % जनसंख्या है, भारत में पूरे विश्व का कितना % जनसंख्या भारत में निवास करता है। 4.2%, 19.8%, 17.5%, 16.5% बताना है आपको। तो देखो, भारत की जो जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 17.5 या 17.7 कहीं कहीं ऑप्शन में रहता है। तो पूरे विश्व में, मतलब 100% में, पूरे 100% में
17.5% भारत में ही है। समझ सकते हो, पूरे विश्व में 194, 95 या 202 कंट्री है, उसमें भारत 17.5% आबादी को कैप्चर करता है। तो समझ सकते हो कितनी बड़ी आबादी वाला देश है भारत। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है? पठारी राज्य समझ रहे हो, पठार, सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार और सबसे ऊंचा पठार भारत का तिब्बत का पठार है शायद। ठीक है, या लद्दाख का, मुझे नहीं याद है वो सबसे ऊंचा पठार कौन है, वही है शायद, तिब्बत का पठार है। और सबसे बड़ा पठार का बात करें तो दक्कन का पठार है। और सबसे बड़ा पठारी राज्य मतलब सबसे ज़्यादा पठार वहाँ पर किस राज्य में पाया जाता है? तो पता होगा आपको, मध्य भारत में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश होगा इसका सही आंसर। ठीक है, गुजरात में भी, आंध्र प्रदेश में ही है, लेकिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा विस्तार है पठार का। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा पठार। चलो आगे चलते हैं। भारत के पूर्वी घाट को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वी घाट को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, घाट क्या होता है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट क्या है? तो मैं बता दूं आपको, चलते हैं मैप पे अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग जो भी चीज़ें बेसिक से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं रटने वाला काम हम लोग करते नहीं है। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग मैप के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि इमेजिनेशन हम लोग का क्लियर रहे और हम लोग उसको क्वेश्चन में अच्छे से अटैम्प्ट कर पाए, रटने की जरूरत न हो। कह रहा है कि पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट कौन हो सकता है? देखो, अगर हम लोग बुक पे देखते हैं कहीं भी तो ड्रॉ करते हैं, तो पूरब इधर है, ठीक है, पूरब, इधर पश्चिम, यहाँ पे उत्तर, और ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। ठीक है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉ किए हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो, पूर्वी तट ये है भारत का, टोटल पूर्वी तट ये इसको बोलते हैं पूर्वी तट, मेन पूर्वी तट ये है इस साइड। ठीक है, और ये पश्चिमी तट हो गया। ठीक है, तो हम पूर्वी तट को क्या बोलते हैं? तो ऐसे भारत का जो पश्चिमी तट है, ये जो पश्चिमी तट है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी तट को 4 भागों में बांटा गया है। मैं आप लोगों को हो सके तो लिख करके शेयर कर दूंगा। पश्चिमी तट जो गुजरात से लेकर के और एक कन्याकुमारी तक है, केरल के, कर्नाटक, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, ये पश्चिमी घाट है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। मैं बोल देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। पहला, सूरत से गोवा, सूरत गुजरात में है, सूरत से गोवा तक जो तट रेखा है उसका नाम है काठियावाड़ तट रेखा। क्या है? सूरत से गोवा नहीं होगा आपको, कच्छ से लेकर के सूरत तक पहला है। कच्छ से सूरत तक को काठियावाड़ तट रेखा, और सूरत से गोवा तक, सूरत से जो गोवा तक जो तट रेखा है, यहाँ पे सूरत है, और सूरत से गोवा तक जो तट रेखा है उसका नाम है कोंकण तट रेखा, कोंकण तट रेखा। और उसके बाद गोवा से मंगलोर जो है आपका कर्नाटका तक है। ठीक है, यहाँ तक। तो गोवा से जो मंगलोर तक है इसको कन्नड़ तट रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्नड़ तट रेखा। और मंगलोर से कन्याकुमारी, मंगलोर से लेकर के कर्नाटका, मंगलोर से लेकर के, ठीक है, और ये कन्याकुमारी है, यहाँ तक का जो तट रेखा है इसको हम लोग जानते हैं मालाबार तट रेखा। क्या? मालाबार तट रेखा। तो ये याद रखिएगा। अब अगला हम लोग क्या है, इधर आते हैं। तो तमिलनाडु, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक जो है, थोड़ा बहुत यहाँ पे छत्तीस, आंध्र प्रदेश का भी ये चीज़ें लगता है, ये सब चीज़ें। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट रेखा। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। और यही है हमारा पूर्वी घाट। क्या है? कोरोमंडल तट रेखा को ही पूर्वी घाट बोलते हैं। ठीक है, तो कोरोमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद कृष्णा नदी से गंगा नदी तक। अब यहाँ जो कृष्णा नदी है, ठीक है, कृष्णा नदी से लेकर के गंगा नदी, मतलब पूरे पश्चिम बंगाल तक, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक जो है गंगा नदी तक, उसको उत्तरी सरकार या काकीनाडा तट बोलते हैं। लेकिन इसी बीच में क्या है कि यहाँ पे ओडिशा आ जाता है, ये ओडिशा। तो इस तट को हम लोग बोलते हैं उत्कल तट भी बोलते हैं, उत्कल तट। इसको याद रखिएगा। ये मुझे थोड़ा बहुत मतलब कि ये देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन मुझे लगता है ये सही ही बोल रहा हूँ मैं। तो उड़ीसा के तट को भी एक अलग नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं उत्कल तट। लेकिन पूरे पूर्वी घाट को हम लोग कोरोमंडल तट बोलते हैं। लेकिन कृष्णा नदी से अगर पूछे गंगा नदी तक तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी सरकार या काकीनाडा तट बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा कि भारत का जो, 1 मिनट नीचे आते हैं, कहाँ गया, तो याद रखिएगा इसको। भारत के पूर्वी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट से नाम से जाना जाता है। ये जो मालाबार तट है ये तो आपको पता हो गया, मंगलोर से लेकर के तमिलनाडु, मतलब कि केरल और तमिलनाडु के बीच का जो तट है उसको मालाबार तट बोलते हैं। ठीक है, कोंकण और कन्नड़ बता दिया आपको, इस पश्चिमी घाट का ही तट है। आगे चलते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है? तो पता होना चाहिए आपको, भारत की जो सीमा रेखा है वो पाकिस्तान के साथ भी लगता है, चाइना के साथ भी, बांग्लादेश के साथ भी, भूटान के साथ भी, नेपाल के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी, और शायद एक और कंट्री है उसके साथ भी लगता है। ठीक है, 6 या 7 कंट्री है उसके साथ लगता है। तो सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा रेखा है वो भारत का, वो लगता है बांग्लादेश के साथ। सच, क्योंकि बांग्लादेश आपको पता है भारत के बीचों बीच में है, पूरा भारत के
तीनों साइड से घिरा हुआ है बांग्लादेश। तो सबसे जो लंबी सीमा रेखा है वो बांग्लादेश से ही लगता है, और लगभग ये 4096 किलोमीटर लगता है। हाँ ठीक है, 4096 किलोमीटर जो है पूरा सबसे लंबी 4096 किलोमीटर लंबा सीमा रेखा जो है साझा करता है भारत और बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर पर आता है चाइना, जो कि 3334 किलोमीटर है। मैं मिटा करके लिखता हूँ। दूसरे नंबर पर ये भी पूछ सकता है आपसे, देखो भारत और बांग्लादेश के बीच टोटल 4096 किलोमीटर, चाइना के बीच में जो है 3334 या 3388 है। ठीक, 3388 होगा। बांग्लादेश के साथ 4096, ठीक है, 4100 समझ के चलिए। भूटान के साथ सबसे छोटा है, शायद 6 से 96 है, शायद 6 से 96 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के बारे में याद ही रखना है आपको, पाकिस्तान के साथ कितना है, 2933 किलोमीटर। हाँ मुझे याद हो गया, 2933 किलोमीटर इसका है, और 3388 है ये। ठीक है, चीन के साथ 3388, और बांग्लादेश के साथ 4096, भूटान के साथ 696 किलोमीटर, और पाकिस्तान के साथ 2933 किलोमीटर। लेकिन मुझे चीन पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 3388 है या 3488, आप लोग एक बार सर्च करके देख लेना। ठीक है, हो सकता है मे बी मैं गलत बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे चलता हूँ। तो सबसे लंबी सीमा रेखा भारत किसके साथ साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, पाकिस्तान के साथ वही 751 किलोमीटर तक है, क्योंकि सॉरी नेपाल के साथ, क्योंकि नेपाल अपने आप में छोटा एक कंट्री है। तो भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है, समुद्री सीमा मैंने आपको बताया था ना, यहाँ से यहाँ तक मैंने बता दिया हूँ पहले ही। ठीक है, समुद्री सीमा की जो लंबाई है, भारत का टोटल 9 राज्य समुद्र से घिरा हुआ है। मैं बता दूँ, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, ठीक, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा है, शायद आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ये 9 राज्य है, टोटल मिलाकर के 7516। ठीक है, ये डी आंसर इसका सही हो जाएगा। 7516.6 किलोमीटर जो है टोटल समुद्री सीमा लगती है भारत का। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर, तो ये याद रखना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, मैंने बताया था भारत का जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। लेकिन भारत जो है विश्व में अगर जिस क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो तो 7वां सबसे बड़ा राज्य है, 7वां। ठीक है, सबसे बड़ा देश है। अब इससे पहले जो 6 सबसे कौन से बड़ा देश है, पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है, कॉमेंट बॉक्स में बताना आप। ठीक है, तो चलो आगे हम लोग देखते हैं इसको। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो पूरा 2.4%, पूरा 2.4% ही भारत का पूरे विश्व का जो भूभाग है उसके 2.4% में भारत का जो है पूरा भारत का क्षेत्रफल सीमित है। ठीक है, 2.4%, जनसंख्या 17.5%। ठीक है, और क्षेत्रफल 2.4%। देख लो, कम क्षेत्रफल है और आबादी ज़्यादा है। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व तो काफ़ी ज़्यादा होगा भारत का। अगला, भारत की कुल लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है, तो भाई उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, ये होगा, ऐसे और ऐसे है ना, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा है चौड़ा, और ये लंबाई थोड़ा कम है। ठीक है, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल उत्तर से दक्षिण, मतलब कि उत्तर से दक्षिण 2930, उत्तर से दक्षिण जो है, हाँ उत्तर से दक्षिण हमको लगता है 2933 किलोमीटर, ये 2933 किलोमीटर है। ठीक है, और पूरब से पश्चिम जो है वो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,000, ठीक है, 263 किलोमीटर स्क्वायर है, यही ना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है पूरा क्षेत्रफल। इसमें क्या है, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम 3200, पूरब से पश्चिम हमको लगता है शायद ये दोनों ही है, पूरब से पश्चिम 3234 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 2933 किलोमीटर है। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, एक बार जाकर आप लोग सर्च कीजिए तो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सीधा नोट कर लिया है, मैं देखा नहीं हूँ, मुझे एक बार देख कर आना चाहिए था। ठीक है, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, बिहार से रिलेटेड है, इसलिए मैंने, बिहार का एग्जाम है तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता ही है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व मतलब कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। ठीक है, 1106 व्यक्ति, 1106। और मैं बता दूं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कोई है तो बिहार है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला कोई राज्य है तो बिहार ही है। 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर या प्रति स्क्वायर किलोमीटर में रहता है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, और सब भी पूछेगा बिहार का सबसे जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो शिवहर है। ठीक है, सीतामढ़ी से हट करके बना है शिवहर। और पूरे देश में पूछे कि पूरे देश में सबसे जनसंख्या घनत्व वाला जिला, पूरे देश में जिला का बात हो तो भी शिवहर ही आता है। ठीक है,
1800 कुछ वहाँ का जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। 1106 बिहार का है, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। तो बिहार के बारे में ये चीज़ें हैं, मैंने टेलीग्राम पे इस चीज़ को डाल देता हूँ, आप लोग जा करके देख लेना, ठीक है। कितना किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर तक है, ठीक है। और बिहार की भाई बिहार का जो सीमा रेखा है वो उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ लगता है, और एक देश है नेपाल, उसके साथ भी लगता है। नेपाल की सीमा की लंबाई 601 किलोमीटर है, जो बिहार के साथ लगता है, ठीक है। 601 किलोमीटर, टाइपिंग मिस्टेक देख लीजिएगा। दक्षिणी भाग की तुलना में दक्षिण भारत का जो दक्षिणी भाग के है वो उत्तरी भाग से अधिक गर्म है, उत्तरी भाग अधिक ठंडा है थोड़ा, दक्षिणी भाग गर्म है, ये याद रखिएगा थोड़ा सा, ये मानसून से रिलेटेड हो गया। विविध में आप लोग देख लीजिए, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में क्या है, भारत में 13वां स्थान है शायद, भारत में 13वां स्थान पे है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो राज्य स्थान है वो 13वां है। जनसंख्या के मामले में शायद दूसरा है, तीसरा है, ठीक है। यहाँ पे जनसंख्या इतना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर पूरा बिहार का क्षेत्रफल है। दशकीय विस्तार, हर 10 वर्ष में 25.4% लोगों का वृद्धि होता है। लिंग अनुपात, ठीक है, पुरुष और महिला में 9 से 18, मतलब 1000 पुरुष में 9 से 18 महिला है। लेकिन बच्चों के देखें तो 9 से 35, बालिकाओं में 1000 बालक पर 9 से 35 बालिका है, ठीक है। तो 65 बालक क्या होगा जिसका शादी नहीं होगा। चलो ये मजाक हुआ, आगे चलते हैं, ठीक है। तो 9 से 35 लड़की है और 1000 बालक है, इस तरीके का लिंगानुपात है बिहार का। लेकिन पुरुष महिला में 9 से 18 का लिंगानुपात है। साक्षरता दर 61.8%, बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। आगे चलते हैं, इस पर डिस्कस करना मुझे अच्छा नहीं लगता। अधिकांश आबादी वाला शहर पटना होगा, कोई बात नहीं है। कम आबादी वाला शेखपुरा, सबसे घना शिवहर 1880, और कम घनत्व वाला कैमूर। घनत्व वाला मैंने बता दिया ना, पूरे देश में सबसे ज़्यादा घनत्व शिवहर में ही है। और आगे ये सब चीज़ें आप लोग देख लेना, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा, पहला वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला ये जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एक है, पश्चिम चंपारण में स्थित है, ठीक है। 1989 में इसका स्थापना हुआ था। भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है, गंगा नदी के दक्षिणी हिस्से में है, 1976 में हुआ था स्थापना। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, इसके बारे में डिटेल में मैंने लिख दिया है, आप लोग जा करके देखो, तो टेलीग्राम पे इसको PDF में डाल देता हूँ मैं। क्वेश्चन है करंट अफेयर से जो पूछेगा ही एग्जाम में, बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया है। देखो इससे पहले क्या होता था, जो भी फायरमैन की वैकेंसी आती थी उसमें जो सिलेक्ट होते थे एस्पिरेंट, उसको ट्रेनिंग के लिए बिहार से बाहर जाना होता था। लेकिन अब बिहार में ही, और ये पहली बार फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पटना के बिहटा में, आपसे यहाँ नाम भी पूछ सकते हैं, पटना के बिहटा में, और बिहटा में एयरफोर्स स्टेशन भी है। तो यहीं पे क्या है, जो फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो खोला गया है पटना के बिहटा में। अगला क्वेश्चन है, ये देखो, बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है। आपको पता है कि बिहार में शराबबंदी कानून है, शराब पीना यहाँ सख्त मना है, शराब का कारोबार काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसको पकड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, और उस अभियान को आपको याद करके ही जाना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछने का 99% प्रोबेबिलिटी है। तो इसका जो उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप गूगल पे सर्च करो या कहीं भी करो, मैं इसको टास्क के रूप में इसलिए देता हूँ ताकि आप इसको सर्च करोगे या कहीं से देखोगे तो ये याद हो जाएगा आपको। तो इसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि शराबबंदी कानून का जो उल्लंघन करेगा व्यक्ति, तो उसको किस अभियान के तहत उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उस अभियान का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नीचे लिखा हुआ है लाइक, मतलब लाइक करना है इस वीडियो को ताकि रिकमेंडेशन अच्छा जाए। सब्सक्राइब चैनल को कर ही लेना है और शेयर कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें था अपने बिहार से परिप्रेक्ष्य में। अगर जो लोग अभी तक देख रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, वो लोग बिलीव कर रहे हैं मेरे ऊपर, ठीक है। और जो लोग लास्ट तक देखें वो लोग बताना कि सच में आप लास्ट तक देख रहे हो, आप ऑनेस्टी से मेरे एक वीडियो के क्वेश्चन को, आंसर को अच्छे तरीके से डीपली आप एनालिसिस कर पा रहे हो, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगेगा। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कैसा आप लोगों का वीडियो लगा और किस तरीके के क्वेश्चन इसमें मैंने सेट किया था। अगर आप लोगों को लगे कि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी लो है तो मैं इससे भी बेहतर करने का प्रयास करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल, थैंक यू।